कहानी का नाम है कहानीकार की पूरी यात्रा। प्रथा टूटने का एहसास अपने भीतर खोजने लगी थी। वो सुनते हुए कांबा था। कांब कर वह अपने सपने याद करने लगा था। पिछले सपने में उसे प्रथा एक चमगादड़ की तरह अपने सीने से झूलती हुई दिखी थी। सपने में ही उसने चमगादड़ को अपने सीने से हटाने की कोशिश की थी। प्रथा जब उसे माधवराव के थरहरे पर ले आई थी, उसने बताया था कि सा और वह इस टूटन के साक्षी रहे हैं। सा अब नहीं रहा और वह कल सपने में जब सीने पर झूलते हुए चमगादड़ से लड़ने की कोशिश कर रहा था, तब अचानक ही चमगादड़ एक लड़ने वाली लाल मुनिया चिड़ै में बदल गया था। लाल मुनिया चिड़ै दंगल में लड़ने वाली उसके नगर की पालतू चिड़ै होती हैं। लाल मुनिया के अपने अड्डे होते हैं और उसके सपने की लाल मुनिया उसके सीने पर अड्डा बनाकर बैठी थी। प्रथा से उसने यह सब कह दिया था और उसके और सा के संस्मरणों से प्रथा इस हल पर पहुंची थी कि प्रेम में काफ़ी तनाव मिलता है, टूटने के एहसास का तनाव। प्रेम से सा उसे लाल मुनिया कहा भी करता था। सपने में वह लाल मुनिया की लाल टूटी सहला रहा था। चिड़ै प्रेम के विश्वास में पग कर अड्डे से नीचे उधर आई थी। उस दिन वह कुछ देर बाद घाट तक आया था। प्रथा ने इडली खानी पसंद की थी और उसे थकान महसूस हुई थी। गली में सांड आदमी को हरपेट रहे थे। वो चाय और डोसा खाते हुए प्रथा से अपने नगर पर वार्तालाप कर रहा था। अब तक वह अपने छोटे से नगर की रांडों का साक्षात्कार ले चुका है। सांडों की किस्म किस्म की फोटो खींच चुका है। घाटों पर दंड फैलते पटों की मुलाकाती वार्ता अखबारों में छपवा चुका है। अड्डों और अपने नगर के अखाड़ों की हिंदी पाठकों को सैर कर चुका है। उसे ये सब करने के बाद एकाएक महसूस हुआ उसका नगर उसके सामने की मेज पर पड़ा है। वह हंसा था, खाली हंसी जिसमें कोई अटक नहीं रहती। वह हंसा था कि उसका नगर उसकी मेज पर पड़ा है और वह जैसे चाहे उसके साथ खेल सकता है। उसने पहले मेज पर बिछे कागज पर चित्र फैलाए। लाल मुनिया की लाल ढूंढी, कबूतरों का सुबह का नाश्ता, बेदरो दीवार का काका कौवा का पिंजरा, गायों की रात्रि वार्ता। चित्र देखते हुए वह सोचने लगा था और उसने चाय पीकर महसूस किया था कि उसका नगर काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उसे खुशी हुई थी कि वह अपने नगर को अपनी मेज पर बढ़ते हुए देख रहा है। अखबारों में वह अपने नगर के सांडों, अपने नगर के अखाड़ों, नगर की सफेदा के पचालू क्लबों, नगर के घाटों की संस्कृति और नगरी इलाके के साहित्यकारों पर अनगिनत लेख लिख चुका है। शहर के पुराने पान वाले उसे अदब से देखने लगे थे। माती चौखड़ा धमाकर उसे हाथ जोड़ता था। अपनी दुकान की फोटो उसने अखबार से काटकर फ्रेम में मढ़वा ली थी। पुराने इक्के वालों ने अब अपनी अपनी गद्दी खोल ली थी। वे उसे अपनी गद्दी पर अपने करीब बैठाते थे और गुजरे जमाने के संस्मरण सुनाते थे। गहरेबाजी पर उसने अपने लेख में घोड़े की मालिश करते हुए, घोड़े को मलाई खिलाते हुए और एक्के की खंडी गद्दी और लालटेन की बड़ी जोरदार बातें लिखी थी। अक्सर जोरदार किस्से वो दफ्तर आकर नोट कर लेता था। वो सोचता रहता था कि एक जोरदार कहानी बनाकर वो दम लेगा। पुराने रईस मदन ने मडुआठी, शिवपुर और सारनाथ की उसे गहरे बाज एक्के पर सैर कराई थी। वो शहर के रईसों की छानबीन करने दाल मंडी में उस समय गया था जब वहाँ आम आदमी नहीं जाया करते थे।
वहां जाने के पहले उसने कोठे वालियाम पुस्तक खरीद ली थी। संगरी गली से गुजरते हुए उसने सोचा था, राहबर तबलची की जबान से वह अपने शहर की कोठे वालियों के अंतरंग प्रसंग काफी समय बाद छपवा देगा। राहबीर तबलची जब जब उसके दफ्तर आता था, जोश में आकर वह अपने अंतरंग प्रसंगों को खोल देता था और वह पुस्तक के अलिखित अध्याय की उपलब्धि पर खुशी जाहिर किया करता था। राहबर उस दिन बता रहा था कि अपनी शादी के दूसरे दिन वह अपने उस्ताद के साथ बहराइच चला गया था। बहराइच में ज़बरदस्त दंगल रहा। उस्ताद का कश्मीर से बुलावा था, वह उनके साथ कश्मीर चला गया। कल दिन में ही वह कश्मीर से लौटा है। शादी के बाद ये राहबर का छठा महीना है। राहबर अपने अंतरंग प्रसंग बता रहा था और वह अपने और प्रथा के अलिखित प्रेम उपन्यास पर सोचने में तल्लीन था। राहबर ने बताया था कि कल रात में मंदिर में उसकी सारंगी वादक लाटू पठई से ठन गई थी। मंदिर का श्रृंगार था, सब और फूलों की सजावट, फूलों का झूलना, भगवान का फूलों का झाड़न, फूलों का मंडप, फूलों की गद्दी, फूलों का स्तंभ, फूलों का झालर। बाई जी रात भर नाची थी। उस्ताद 3 घंटे तक तबला बजाते रहे थे और पूरे 4 घंटे उसकी सारंगी वादक लाटू पठई से ठनी रही थी। राहबर ने आहिस्ते से यह भी कह दिया था कि महफिल पूरी रंगत में थी। वह कहीं अपने प्रेम उपन्यास में फिर उलझ गया था। कमरे के दरवाजे की ओर प्रथा है। कमरे में धूप बत्ती की मोहक गंध, प्रथा के जूड़े में अटका हुआ गुलाब। वह दरवाजे के पास की खिड़की पर चुका है। उसे खुद अपनी अंतरंग महफिल से संतोष मिला। राहबर दोपहर में ही उसे दाल मंडी ले गया था। शहर की गुलजार रहने वाली गली उस समय शांत थी। आबादी उखड़ी उखड़ी थी। अपनी अपनी दुकान के पर्दे गिराकर लोग लेट रहे थे। बाईजी के कोठे पर छाय छाय मची थी। राहबर और वह सीढ़ियां चढ़कर एक पर्दे के सामने ठहर गए थे। उसे लगा उसकी नाक सीलन और फफुआई हुई गंध से बंद हो जाएगी। पर्दे को राहबर ने हाथ से हटाया था। कमरा खाली खाली था। फर्श पर एक मैली दरी पर गाव तकिया था और गाव तकिए का सहारा लेकर एक भरे बदन की औरत अथलेटी सी थी। राहबर ने फर्श पर एक और पड़ी कालीन खोल ली थी और बाईजी को की उससे मुलाकात कराई थी। बूढ़ी औरतों की तरह ओट आठ कर तबला और तानपुरा, पूरी महफिल का साज सामान कोने में पड़ा था। एक बाईजी के फैले वालों चेहरे का उखड़ा रंग, वो बाईजी के फैले बालों चेहरे का उखड़ा रंग, आंख की छाई तथा गाल पर चकत्तों के निशान पड़ रहा था। उस कोठे की बाईजी से मुलाकात वार्ता में उसे कुछ शब्द और कुछ लहजे ही काम के मिले थे। राहबर की वजह से वो जहाँ भी गया सबने बेसमय आने के बावजूद उसका स्वागत किया। गुल की बाई, महली बाई और गुजारिन बाई ने अपने पेशे की गिरावट का दर्दनाक किस्सा सुनाया था। गुजारिन भाई ने अपने जीवन के अंतरंगत प्रश्नों की 2-1 अंतरंग झलकियां भी पेश की थी। वह दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ते हुए सोच रहा था, नगर के कोठों की अंतरंग झलकियां एक जोरदार शीर्षक रहेगा। शीर्षक की अपनी खोज पर वह खुद फटक उठा था। उसे दफ्तर में बैठकर खुशी हुई थी, उसका कलाकार जीवित है। अभी अखबार नवीसी, अनुवादकी और सरकारी महकमे में उसका कलाकार मरा नहीं है। दफ्तर के अपने काम को वह पितमार काम कहा करता था और मजूमल, चक्करधर, उत्पाती मिसिर, खंडालू पांडे यानी लोग बाग अब उसके दफ्तर में आते थे। वह मेज पर पसरी हुई शहर की एक भुजा उठा लेता था।
मौजूमल से करवट, हरपेट, चपेट, गच्चा जैसे शब्दों की राम कहानी पढ़ता था और शहर की भाषा विज्ञान, शहर की चूड़ियाँ, इंगूर के मसाले, आलतों की रचना प्रक्रिया का हिसाब अपने खाते में दर्ज कर लेता था और खुशी जाहिर करता था कि शहर के किस्म किस्म के मसाले उसे एक जगह मिल जाते हैं। चार चौखड़ा पान माती से मंगा कर वह महसूस करता था कि वह अब मौजूमल भी खुश है, चक्रधर भी मस्त है, उत्पाती मिस्र भी ठंडे पड़ गए हैं और खंडालू पांडे अपने में ही चूम रहे हैं। दफ्तर में ही उसे एक ख्याल आया था कि प्रथा उसकी लाल मुनिया है और उसकी चिड़ैया अपने दंगल में इस बार जीत गई है। दंगल में जीती हुई लाल मुनिया को सब देख रहे हैं। मौजूमल आंख दबा कर देख रहे हैं, चक्रधर आंख चमका कर देख रहे हैं, उत्पाती मिस्र आंख गड़ा कर देख रहे हैं और खंडालू पांडे तसलवातोर की मोर के फैसले कुन अंदाज में उसकी बराबरी पर खड़े होकर आंखें टीप रहे हैं। जीती हुई लाल मुनिया की तरह केवल अपने अड्डे पर आकर प्रथा बैठ गई है। उसकी चिड़ई उससे चिपक गई है। एक ख्याल आते ही भरी महफिल में उसे अपने आप से गिजगिजाहट होने लगी थी। फिर वह सोचता रहा और एक एक कर सब चले गए। प्रेमी में गिजगिजाहट की अनुभूति होती है। एक ख्याल उसके जहन में तब आया जब प्रथा उसे नगर के घाट, विश्वविद्यालय के बोटानिकल गार्डन और लुटके हुए माधवराव के धरहरे तक घुमा फिरा लाई। उसी रात उसने अनिल महलदार को पत्र लेकर एक तय कर लिया कि महलदार की अगली फिल्म में उसके नगर के 3 स्पॉट जरूर आने चाहिए। महलदार को उसकी सलाह पसंद आ गई थी। उसने माधवराव के धरहरे, सिंखिया घाट और धोबी घाट नगर के 3 स्पॉटों का चुनाव कर लिया था। तीनों स्पॉट के उसके और प्रथा के अनुसार 3 गाने भी महलदार ने टेप करवा लिए थे। धोबी घाट पर नायिका गधे की पीठ पर बैठी है और गा रही है, हमारा चोला मगन, और नायक घुटने तक जल में खड़ा है और पत्थर पर कपड़े पटक कर जवाबी गीत उछाल रहा है, तोहके लेके नचोड़ देवी गोरी तू हमारा कर का करबू। महलदार उसे बता रहे थे कि फिल्म बड़ी जोरदार बनी है। अब वह अपने शहर, प्रथा और महलदार को लेकर रात रात भर सपने बुनने लगा था। अभी कल रात उसने सपना देखा था, वह ढाल पर है साव की दुकान से उसने समोसे, छोले, बुनिया और जलेबा खरीदा है। ढाल पर वह रिक्शा रोक रहा है। अचानक रिक्शा रुकता है और उसकी पीठ पर किसी के हाथ का दबाव पड़ता है। वह मुड़कर पीछे देखता है और भागता है। वह भाग रहा है और दुकान के पल्ले चटपट बंद हो रहे हैं। वो सोचता है मेरी पीठ पर उसका हाथ था और ये ढेर सारे लोग क्यों दुकानें बंद कर रहे हैं। वो डरता है फिर भागता है। पीछे पीछे आवाज़ें उसका पीछा कर रही हैं। उसे लगता है अब वो सांड उसे पटक देगा। वो डर कर भागता है और सोचता है कि वो मर गया है। प्रथा उसे उठाकर अस्पताल ले जा रही है। दर्द में प्रेमी अपनी प्रेमिका को अस्पताल ले जाता है, उसने कहीं पढ़ा है। वह भागता है और भय खाता है कि प्रथा उसके भागने की मनस्थिति और कायरता के सामने कहाम से टपक पड़े। चौक की ढाल से आगे आगे वो भागा जा रहा है और उसके पास से ही सांड दौड़ रहा है। लोग उसे आगाह कर रहे हैं, सांड बड़ा मरकहा है। नीची बाग की ढाल उतरते समय उसे लगता है कि लाल मुनिया चिड़ै उसके सामने सीना ताने खड़ी है। लाल मुनिया अपने अड्डे पर बैठ जाती है। वह फिर भी भागता है। सिर्फ काका कौवा अपने पिंजरे में बंद है और वह भाग रहा है। पीछे सांड उसे हरपेट रहा है। डर कर उसकी सांसें फूल जाती हैं। वह बेहोश हो जाता है। उसे याद आता है कि मरजुआन का नशा उसे इसी तरह बेहोश कर गया था।
वह बेहोशी में बड़बड़ा रहा था, सांड का चेहरा किस आदमी का है? किस आदमी से उस सांड का चेहरा मिल रहा है? बेहोशी में ही देखता है वह खेल के मैदान में है। सांड का एक जोड़ है और दूसरी ओर अड्डे पर लाल मुनिया मुकाबले पर है। जोड़ बदी जाती है, अखाड़े में शोर बढ़ता है और देखते देखते सांड को लाल मुनिया पछाड़ देती है। ठीक उसी की तरह सांड हाँफ रहा है। सांड आखिरी सांस लेकर फफक फफक कर रो रहा है। वह हक्का बक्का सा देखता रह जाता है। सांड अपनी आखिरी पीड़ा लाल मुनिया को सुना रहा है। मुनिया, मुझे मरने का अफसोस नहीं है। मुझे दुनिया बड़ी छोटी लग रही थी। लाली, मुझे अफसोस है कि मैं अपने प्रेम की कुर्बानी देकर तुम्हारे प्रेम को ऊंचा नहीं उठा सका। मुनिया, मैं हार गया। अरे दुनिया सिमट कर बस छोटी सी पीला किनार रह गई है। लोग बस गर्मी महसूस करते हैं, छज्जे पर गर्दन रखते हैं, कनारी चिड़ी की तरह मौसम के दबाव में बेहाल होकर फटफड़ाते हैं। लोग सचमुच बेहाल हो गए हैं लाली। मेरी लाल मुनिया, दुनिया हार गई है। सांड अपनी आखिरी पीड़ा सुनाकर लाल मुनिया के पैरों में लुढ़क गया है। वह होश में आने पर पत्नी से पूछता है, यहाँ शोर तो तुमने नहीं सुना था? पत्नी हंसती है। अब प्रथा, लाल मुनिया, सांड चिल्ला रहे थे। वह सोचता है कि उसके दिल में कहीं कमजोरी है। वह पत्नी से एक गिलास पानी मांगता है और पानी पीकर फिर सो जाता है। उसे डर लगता है, सपने में वह जानवरों से क्यों टकराता है। प्रथा उसे दुनिया जहान से अलग क्यों ले जाती है? उसके नगर में इतने खंडहर क्यों हैं? प्रथा उसे खंडहरों में क्यों फटकाती हैं? वह दफ्तर में प्रथा से पूछना चाहता है। प्रथा साक की मौत के बाद से मायूस रहा करती है और उसे अपने अंतरंग मित्र की हैसियत से वहीं ले जाती हैं जहां सा उससे प्रेम किया करता था। प्रथा एक दिन दफ्तर में आई थी और कुर्सी पर बैठ गई थी। खैरियत यही थी कि उस समय उत्पाती मिस्र नहीं बैठे थे। वह बता रही थी, प्रेम बस मायूसी है। कभी सांस से अपनी मायूसी का फलसफा बखान कर उसने अपना गम गलत किया था। प्रथा बता रही थी और वह सोच रहा था, ये जिंदगी के कोने कचरे, अपने अपने आखाद, हताश सपने और प्रतीक क्या एक कथाकार की पूरी यात्रा नहीं होते हैं? दफ्तर में उसने अपनी यात्रा का एक फॉर्मूला तैयार किया था। उसे मेज पर अंकित कर लिया था, जिंदगी प्लस आखाद प्लस सपने प्लस प्रतीक इक्वल्स आत्मनिर्वासन। प्रथा बता रही थी कि माँ ने जब उससे प्यार किया था तब पहला धरहरा गिर गया था और माँ मर गई थी। मैं दूसरे धरहरे पर अक्सर जाया करती थी, वहीं सा मिला था। जब एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं तृप्त हूँ, तभी माथुरा का दूसरा धरहरा चटक कर गिर गया था और सा के नहीं रहने की कल्पना भी अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। वह हारता भी मेरी वजह से था, वह था ही मेरी वजह से। खुली बुर्जी पर प्रथा बैठी थी और अपना अंतरंग खोल रही थी। मैं सोच रहा था, कहानीकार की पूरी यात्रा मुझे ही क्यों मिली है? प्रथा संयस्वर में बोल रही थी और डिली कांटे में फंसा जा रही थी। अब आकाश के नीचे खुली कब्र है, चलती फिरती कब्र हूँ मैं और आप ही कब्र है। हाँ, हम अतीत में जीने वाले कब्र के लोग हैं, एक दूसरे से अनजान, अपने अपने खंडहर।